स्टोइसिज्म एक वेस्टर्न फिलोसफी है जो मेजोरिटी ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी की तरह, जिसका भी उद्गम हम कह सकते हैं कि ग्रीस में हुआ है। और अगर आपने इसके बारे में कहीं ना कहीं तो या तो इसके कोट पढ़े होंगे या कहीं ना कहीं आपने, या कुछ भी ना पढ़ा हो तो कम से कम आपने इसके वाक्य सुने होंगे, मेमेंटो मोरी और अमोर फाती। अब स्टोइसिज्म के उद्गम की बात करें तो स्टोइसिज्म की नींव जीन ऑफ सिटियम ने रखी थी, जिनका जन्म आज के साइप्रस देश में हुआ था, जो कि एक द्वीप है यूरोप। वैसे तो उनके साथ में तो हमें उनके जीवन के बारे में इतना नहीं पता चलता, लेकिन उनके बाद में जब उनके बारे में बायोग्राफी लिखी गई है उससे हमें उनके बारे में कहानियों में पता चलता है। तो एक कहानी ऐसे है कि वो कार्गो शिप में मेडिटेरियन सी पार करके साइप्रस से जा रहे थे और इसी बीच किसी दुर्घटना की वजह से उनका जहाज डूब जाता है और जितनी भी उनकी डाई थी या जो भी उनका व्यापार का आज तक की उनकी कमाई थी वो वहीं पर खत्म हो जाती है। लेकिन वो किसी तरह बच के एथेंस के तट पे पहुंच जाते हैं। अगर मेजोरिटी ऑफ पीपल को रख दिया जाए ऐसी परिस्थिति में तो वो इसे अपने जीवन का एंड पॉइंट मानेंगे, लेकिन जीन ऑफ सिटियम के जीवन में हम कह सकते हैं कि ये एक बेंचमार्क सेट कर दिया कि अगर ये ना होता तो शायद आज हमारे पे स्टोइसिज्म होता भी तो इस रूप में नहीं होता, किसी और रूप में होता। और आगे जाके उन्होंने स्टोइसिज्म की नींव रखी और यही इसी पैकेज का माइंडसेट हमें फिलोसफी में भी हर जगह देखने को मिल सकता है, जिसमें सेल्फ कंट्रोल पता चलता है, रेजिलियंस के बारे में भी पता चलता है। और क्योंकि पूरी फिलोसफी इसी के आसपास घूमती है। अब उनके बाद लेगेसी को कैरी फॉरवर्ड रखते हुए बहुत से और भी महान दार्शनिक आए हैं जिन्होंने इसको और भी आगे एक, या कह सकते हैं एक नए रूप दिया अपने थॉट्स और इसमें जोड़ के, जिसमें मार्कस ऑरेलियस, सेनेका, रूफस या एपिक्टेटस और भी कई सारे आए हैं, लेकिन ये मतलब ये सबसे ज़्यादा समझे जाते हैं, पढ़े जाते हैं इसमें। और इसी के साथ ये फिलोसफी ग्रीस से निकलते हुए रोम में जा पहुंची। अब बात करें कोर ऑफ द फिलोसफी की, तो इनका मानना है कि हैप्पीनेस कैन बी अचीव्ड बाय अटेनिंग दीज 4 वर्च्यूज। वर्च्यूज को उन्होंने 4 भागों में बांटा है, विजडम, जस्टिस, डिसिप्लिन एंड करेज। और इन चीजों से हटकर इस फिलोसफी का मानना है कि जस्ट गिव योर बेस्ट एंड लीव एवरीथिंग टू द यूनिवर्स, नेचर, गॉड और हायर पावर, या जो भी नाम आप इस एग्जिस्टेंस के उद्गम को देना चाहते हो या जो भी तुम्हें सही लगे। जो इन चारों वर्च्यूज को पूरी तरह श्रद्धा और मन से फॉलो करेगा तो इनके अनुसार ही कैन अटेन यूडेमोनियो। कुल मिला के बात करें तो इनका मानना है कि तुम्हें इतना करना है कि जस्ट यू हैव टू लिव विद एरेटे। एरेटे को आम शब्दों में बोला जाए तो यू हैव टू जस्ट लिव विद योर हाईएस्ट सेल्फ, मतलब जितना आपका पोटेंशियल है बस आपको उसका 100% देना है। उन इवेंट्स की आपको ज्यादा केयर नहीं करनी है जो आपके मतलब कंट्रोल से बाहर है। इसको हम यूडेमोनियो को अब इंडियन फिलोसफी में बात करें तो हिंदू में जैसे मोक्ष होता है, बुद्धिज्म में जैसे निर्वाणा होता है, एक ऐसी स्थिति जिसके बाद बस आपको अपने पे काबू करना है। उसके हम समांतर भी अगर कहे तो वो इतना गलत नहीं होगा। द बेस्ट पार्ट इज बस उनकी केयर करनी है विच यू कैन कंट्रोल। अब एग्जाम्पल की बात करें तो आप किसी पेपर की सालों से तैयारी कर रहे थे, पर पेपर वाले दिन तुम्हारा कोई माइनर एक्सीडेंट हो जाता है या मानो कि किसी भी कारणवश आप उस पेपर को जा रहे थे देने लेकिन वहां नहीं पहुंच पाए अपने सेंटर पे। अब स्टोइसिज्म को यहाँ पर लगाया जाए तो आपने अपना बेस्ट दिया पढ़ के, आपने अपना बेस्ट दिया मतलब सेंटर पे जाने के लिए बाहर निकल के, लेकिन जो नेचुरल इवेंट है, आउटसाइड इवेंट आप कह सकते हैं, वो तुम कंट्रोल नहीं कर सकते। उसमें कुछ माइनर इंजरी या मेजर इंजरी कुछ भी हो सकती है। बाहर से जो भी अनकंट्रोलेबल थिंग है, आपको उन इवेंट से ना तो परेशान होना, ना उनकी ज़्यादा केयर करनी है क्योंकि वो तुम्हारा कंसर्न नहीं है। अब इसके बाद इसी एनालॉजी को लगाया जाए, इसे मतलब हम और अच्छी तरह देखें तो अब आता है एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस की एक्सेप्ट द इवेंट एज इट इज, मतलब जो इवेंट आपके आउट ऑफ कंट्रोल है वो तुम्हारे हाथ में नहीं है, तो जस्ट यू हैव टू लर्न टू मेक पीस विद देम बिकॉज यू कांट कंट्रोल दोज आउटसाइड इवेंट बिकॉज दे आर नॉट इन योर कंट्रोल। यू कैन जस्ट कंट्रोल योर बिहेवियर, योर पैटर्न, योर वे ऑफ थिंकिंग एंड ऑल दीज स्टफ। तो कुल मिला के इसके सारे फिलोसफर्स ने बताना चाहा है एज अ ह्यूमन तुम्हें जिस भी परिस्थिति में या जिम्मेदारियों के साथ तुम पैदा हुए हो या बाद में बन गई है उस समय के साथ, या मानव शब्दों में से पिरोया जाए तो किस्मत कह सकते हैं, जिस भी परिस्थिति में हुए हो जस्ट एंड टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दैट, और अपना हाईएस्ट सेल्फ दो, मतलब अपना 100% दो जिस भी परिस्थिति में तुम हो। डोंट कंप्लेन, ज्यादा मतलब इन्होंने इस फिलोसफी ये भी सिखाती है कि डोंट वाइन अबाउट द थिंग यू कांट कंट्रोल, और कंप्लेंट नहीं करनी चाहिए जो अनकंट्रोलेबल इवेंट है, या जो उसे अपनी ड्यूटी मान के उसे एक्सेप्ट करना चाहिए और हमें अपनी वर्च्यू लगा के उसमें अपना 100% देना चाहिए। अब इसे मार्कस के शब्दों में हम कहे तो हर कोई जीव कह सकते हैं, कीड़ा हो चाहे पक्षी हो, कोई जानवर हो, वो अपनी ड्यूटी कर रहा है या उसको कह रहा है वो अपना कर्म कर रहा है, अपना कर्तव्य कर रहा है, जो भी मतलब उसे नेचर ने उसे प्रदान किया है। और कुछ ह्यूमन बीइंग्स आर जस्ट वाइनिंग अबाउट देयर यू कैन से सिचुएशंस एंड अदर स्टफ
विच आर आउट ऑफ देयर कंट्रोल। ड्यूटी एज अ ह्यूमन बीइंग दी गई है वो लोएस्ट भी हो सकती है, किसी आर्थिक रूप से कह सकते हैं, हाईएस्ट भी हो सकती है, या मतलब कोई सी सबसे बड़ी डेजिग्नेटेड ह्यूमन इन्वेंटेड पोस्ट कह सकते हैं आप। जो भी आपको कुल मिला के यूनिवर्स के द्वारा आपको ड्यूटी दी गई है, या एक रोल कह सकते हैं, रोल प्रदान किया है, बस आपको उसको पूरी अपना उसमें हाईएस्ट सेल्फ देना है अपना, मतलब जो भी ड्यूटी आपको यूनिवर्स के द्वारा प्रदान की गई है, और उसको अपनी पूरी श्रद्धा से करना है। एज अ ह्यूमन बीइंग डोंट कंप्लेन अबाउट इवेंट्स, वाई मी वाई सो। अब एक मान के चलो एक दूसरा एग्जांपल ले, तो आप किसी ट्रैफिक जैम में फंस गए हो, आइदर यू कैन कीप वाइनिंग अबाउट द पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन, और वट एवर द थिंग यू वांट टू से, फिर तुम बैठ के रो सकते हो कि ऐसा मैं क्यों फंसा, मुझे तो काम पे देरी हो रही है। या फिर आप नेचर की खूबसूरती को देख के, आसमान को देख के, चिड़िया के चहचहाने को देख के उसी स्थिति को एक नया पर्सपेक्टिव दे सकते हैं। सब कुछ एक पर्सपेक्टिव का है, मतलब किसी भी इवेंट तो हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन उसे हम कैसा पर्सपेक्टिव देना चाहे या क्या नजरिया देना चाहे। तो कुल मिला के कहे तो जैसे मतलब हम किसी पेन को अगर कम ना भी कर पाए तो कम से कम उसकी इंटेंसिटी तो कम कर सकते हैं, या उसमें कुछ और अपना नया दर्द ना जोड़े, क्योंकि आपके उस बात को लेके बैठने से भी वो इवेंट तो बदलने का ना, उस पर कोई फर्क पड़ रहा है। तो कुल मिला के स्टोइसिज्म हम कह सकते हैं कि हमें एक रिजिलियंट ह्यूमन बीइंग में और अपने हाईएस्ट वर्जन में देखना चाहता है, और इसका उद्देश्य भी कह सकते हैं कि यही है। तो धन्यवाद आपने अगर ये वीडियो यहाँ तक देखी। मिलते हैं किसी और वीडियो में।